फाइनली दोस्तों सोनिक हैज़ोन एक तरह से हमें मूवी देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। इसकी रिलीजिंग डेट फिक्स कर दी गई। सारी कुछ जानकारी इस मूवी के बारे में देने वाला हूँ और एक तरह से इंडिया के अंदर कब ये देखने को मिलेगी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। सोनिक द हेजहोग 3 एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। सोनिक द हेजहोग 2020 और सोनिक द हेजहोग 2 2022 की अगली कड़ी यह जेफ फाउलर द्वारा निर्देशित है। जेम्स मार्सडेन, बेन श्वार्च, टीका संपटर, कोलिन ओशॉग्नेसी, ली माजडॉब, इद्रीस एल्बा और जिम कैरी पिछली किस्तों से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं, जिसमें कीनू रीव्स कलाकारों में शामिल हो गए हैं। तीसरी सोनिक द हेजहोग फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2022 में दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले वायकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी। 2023 सैगाफ्ट्रा हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे, इंग्लैंड में शुरू हुआ, जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी साल नवंबर में लंदन में शुरू हुआ, जिसका निर्माण मार्च 2024 तक समाप्त हो गया। फिल्म भारी प्रेरणा लेगी वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001। सोनिक द हेजहोग 3 को 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। ठालना। मुख्य लेख। सोनिक द हेजहोग पात्रों की सूची। आवाज डाली। सोनिक द हेजहोग के रूप में बेन श्वार्च, एक मानवरूपी नीला हेजहोग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है। 3 माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशॉग्नेसी, एक मानवरूपी पीला नारंगी लोमड़ी जो अपनी जुड़वां पूंछों के साथ उड़ सकती है। 3 नक्कल्स द इकिडना के रूप में इद्रीस एल्बा, अत्यधिक ताकत वाला एक गर्म दिमाग वाला और गंभीर मानवरूपी लाल इकिडना योद्धा। 3 शैडो द हेजहोग के रूप में कीनू रीव्स, प्रोजेक्ट शैडो नामक एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एक मानवरूपी लाल धारीदार काला हेजहोग। 4 लाइव एक्शन कास्ट। टॉम वाचोव्स्की के रूप में जेम्स मार्सडेन, सोनिक, टेल्स और नक्कल्स के दत्तक पिता और ग्रीन हिल्स, मोंटाना के शेरिफ। 3 मैडी वाचोव्स्की, टॉम की पत्नी, सोनिक, टेल्स और नक्कल्स की दत्तक मां और ग्रीन हिल्स के स्थानीय पशुचिकित्सक के रूप में टीका संपटर। 3 डॉ रोबोटनिक के रूप में जिम कैरी, एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर विरोधी, जिसे वह अक्सर एगमैन के रूप में संदर्भित करता है। 3 एजेंट स्टोन, रोबोटनिक के सहायक के रूप में ली मजदोब। 3 कमांडर वाल्टर्स के रूप में टॉम बटलर, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस GUN के नेता हैं। 3 मारिया के रूप में एलीला ब्राउन। 5 इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर, सोफिया परनास, क्रिस्टो फर्नांडीज, जेम्स वॉक और जोरमा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 3 उत्पादन विकास। फरवरी 2022 में सेगा सेमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक द हेजहोग 2 2022 के बाद तीसरी सोनिक द हेजहोग 2020 फिल्म के विकास में लगे थे। वायकॉम सीबीएस के निवेशक कार्यक्रम के दौरान फिल्म की औपचारिक घोषणा की गई। 6 जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौटे और नील एच. मोरिच, टोबी एशर, टोरू नकाहारा और हितोशी ओकुनो निर्माता के रूप में लौटे। 7 इसके अलावा पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स फिल्म के साथ साथ विकसित की गई थी। 6 यह फिल्म वीडियो गेम सोनिक एडवेंचर 2 2001 से काफी प्रेरणा लेगी। 8 ढलाई। अगर देवदूत सोने की स्याही से लिखी किसी प्रकार की स्क्रिप्ट लाते हैं जो मुझे बताती है कि यह लोगों के लिए देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा, तो मैं सड़क पर आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। जिम कैरी ने बताया कि सोनिक द हेजहोग 3 के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आने के लिए उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 6 मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने कई सीक्वल के लिए साइन किया है। 10 अप्रैल 2022 में जिम कैरी, जो फिल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाते हैं, ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। 11 अपनी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरिच और एशर ने पुष्टि की कि यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं बनाई जाएगी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे भूमिका को जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं। 12 फरवरी 2024 में
आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि कैरी फिल्म के लिए अपनी भूमिका को दोहराएंगे। साथ ही मार्सरेन, बेन श्वार्च, टीका संपटर, कोलिन ओशॉग्नेसी, इद्रीस एल्बा, ली माजडॉब और टॉम बटलर। 3. क्रिस्टन रिटर, एलिला ब्राउन, जेम्स वॉक, सोफिया परनास, क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 3. टैकोन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 16 फरवरी को ब्राउन की भूमिका मारिया के रूप में सामने आई। 5. श्वार्च ने एक सप्ताह बाद फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 15 अप्रैल 2024 को यह बताया गया कि कीनू रीव्स शैडो द हेजहोग को आवाज देंगे। दूसरी इकाई का फिल्मांकन जुलाई 2023 के अंत में फिर है। सरे, इंग्लैंड में केवल भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 सगाफ्त्र हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए शुरू हुआ। 16. मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2023 को लंदन, इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी। 17, 18, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक विलंबित हो गई। 19. भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ, जिसकी घोषणा फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेजहोग की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ की गई। 20. मार्सरेन ने कहा कि फिल्मांकन 14 मार्च 2024 तक पूरा हो चुका था। 21. जबकि फाउलर ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया कि फिल्म का निर्माण 29 मार्च को पूरा हो गया था। 22. संगीत। दिसंबर 2023 में क्रश 40 गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2, 2001 के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने की बात हुई थी। 23 जनवरी 2024 में टॉम होल्केनबोर्ग, जिन्होंने पहली 2 फिल्मों के लिए भी रचना की थी, को फिल्म के लिए लौटने की घोषणा की गई थी। 24 अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा। 25 मुक्त करना। सोनिक द हेजहोग 3 को 20 दिसंबर 2024 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा। 26 यह सभी देखें। वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची। टिप्पणियां। सोनिक द हेजहोग को सोनिक टीम द्वारा विकसित किया गया था, सेगा द्वारा प्रकाशित किया गया था, यूजी नाका द्वारा निर्देशित और प्रोग्राम किया गया था, हिरोकाजु यासुहारा द्वारा डिजाइन किया गया था और नाओटो ओशिमा द्वारा चित्रित किया गया था। 1, 2 संदर्भ। जेफ फाउलर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, एनिमेटर और दृश्य प्रभाव कलाकार हैं। उन्हें लघु फिल्म गोफर ब्रोक 2004 के लेखक और निर्देशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1, 2 उन्होंने सोनिक द हेजहोग 2020 के लाइव एक्शन रूपांतरण के साथ अपने नाटकीय निर्देशन की शुरुआत की और सीक्वल सोनिक द हेजहोग 2, 2022 और आगामी सोनिक द हेजहोग 3, 2024 का निर्देशन करने के लिए लौट आए। 3, 4 कैरियर। फाउलर 2003 की लघु फिल्म रॉकफिश और 2009 की फिल्म वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर के लिए एक एनिमेटर थे। 2004 में उन्होंने लेखन, निर्देशन, स्टोरी बोर्डिंग, आर्ट लेआउट और एनिमेटेड गोफर ब्रोक किया। उन्होंने ए जेंटलमैन्स ड्यूएल भी लिखा और एनिमेटेड किया। फाउलर ने 2005 के वीडियो गेम शैडो द हेजहोग के लिए सीजीआई फिल्म निर्माण पर काम किया। उन्होंने सोनिक द हेजहोग का निर्देशन किया, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित फिल्म थी। यह फिल्म मूल रूप से नवंबर 2019 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सोनिक के डिजाइन की व्यापक आलोचना के कारण डिजाइन को बदलने के लिए इसे 14 फरवरी 2020 तक विलंबित कर दिया गया। सोनिक का नया डिजाइन नवंबर 2019 में सामने आया, जिसे प्रशंसकों और आलोचकों से कहीं अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। फाउलर ने सोनिक द हेजहोग के सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक सोनिक द हेजहोग 2 है, जो 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुआ। वह द पिंक पैंथर के रीबूट का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं, जो विकास में है। उन्होंने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया और कार्यकारी ने टीवी श्रृंखला का निर्माण किया। नक्कल्स और सोनिक द हेजहोग 3 का निर्देशन किया, जो दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली है। सोनिक द हेजहोग एक वीडियो गेम श्रृंखला और मीडिया फ्रेंचाइजी है, जो जापानी डेवलपर्स यूजी नाका, नाओटो ओशिमा और सेगा के लिए हिरोकाजु यासुहारा द्वारा बनाई गई है। फ्रेंचाइजी सोनिक एक मानवरूपी नीले हेजहोग का अनुसरण करती है, जो एक पागल वैज्ञानिक दुष्ट डॉक्टर एगमैन से लड़ता है। मुख्य सोनिक द हेजहोग गेम ज्यादातर सोनिक टीम द्वारा विकसित प्लेटफॉर्मर हैं। विभिन्न स्टूडियो द्वारा विकसित अन्य खेलों में रेसिंग, फाइटिंग,
पार्टी और खेल शैलियों में स्पिन-ऑफ शामिल हैं। फ्रैंचाइज में मुद्रित मीडिया, एनिमेशन, फीचर फिल्में और व्यापारिक वस्तुएं भी शामिल हैं। नाका, ओशिमा और यासुहारा ने सेगा जेनेसिस के लिए 1991 में जारी पहला सोनिक गेम विकसित किया, जिससे सेगा को निंटेंडो के मारियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शुभंकर प्रदान किया जा सके। इसकी सफलता ने सेगा को 1990 के दशक की शुरुआत में वीडियो गेम कंसोल की चौथी पीढ़ी के दौरान अग्रणी वीडियो गेम कंपनियों में से एक बनने में मदद की। सेगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने अगले 3 सोनिक गेम और स्पिन-ऑफ सोनिक स्पिनबॉल 1993 विकसित किए। सेगा के 8-बिट कंसोल, मास्टर सिस्टम और गेम गियर के लिए कई सोनिक गेम भी विकसित किए गए थे। असफल शनि युग के दौरान एक अंतराल के बाद पहला प्रमुख 3D सोनिक गेम, सोनिक एडवेंचर, 1998 में ड्रीमकास्ट के लिए जारी किया गया था। सेगा ने कंसोल बाजार से बाहर निकलकर 2001 में तीसरे पक्ष के विकास की ओर रुख किया और निंटेंडो, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन सिस्टम पर श्रृंखला जारी रखी। ताकाशी इजुका 2010 से श्रृंखला के निर्माता हैं। जबकि सोनिक गेम्स में अक्सर अद्वितीय गेम मैकेनिक्स और कहानियां होती हैं, उनमें रिंग आधारित स्वास्थ्य प्रणाली, लेवल लोकेशंस और तेज गति वाले गेम प्ले जैसे आवर्ती तत्व शामिल होते हैं। खेलों में आम तौर पर विश्व प्रभुत्व के लिए एगमैन की योजनाओं को रोकने के लिए सोनिक सेटिंग की सुविधा होती है और खिलाड़ी उन स्तरों पर नेविगेट करता है जिनमें स्प्रिंग्स, ढलान, अथाह गड्ढे और ऊर्ध्वाधर लूप शामिल होते हैं। बाद के खेलों में पात्रों की एक बड़ी श्रृंखला जोड़ी गई, कुछ जैसे माइल्स, टेल्स, प्रोवर, नक्कल्स द इचिडना और शैडो द हेजहोग ने स्पिन-ऑफ में अभिनय किया है। फ्रैंचाइजी ने मारियो एंड सोनिक, सेगा ऑल स्टार्स और सुपर स्मैश ब्रदर्स जैसे खेलों में अन्य वीडियो गेम फ्रैंचाइजियों के साथ कदम बढ़ाया है। सोनिक द हेजहोग सेगा की प्रमुख फ्रैंचाइजी है और सबसे ज्यादा बिकने वाली वीडियो गेम फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसने 2016 तक 140 मिलियन यूनिट से अधिक की बिक्री की और 2014 तक $5 बिलियन से अधिक की कमाई की। 2023 तक श्रृंखला की बिक्री और फ्री टू प्ले मोबाइल गेम डाउनलोड की कुल संख्या 1.6 बिलियन थी। जेनेसिस सोनिक गेम्स को 1990 के दशक की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित किया गया है और सभी समय के महानतम खेलों में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि बाद के खेलों, विशेष रूप से 2006 के खेल को खराब समीक्षाएं मिलीं, सोनिक वीडियो गेम उद्योग में प्रभावशाली है और लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर इसका संदर्भ दिया जाता है। यह फ्रैंचाइजी अपने प्रशंसकों के समूह के लिए जानी जाती है, जो प्रशंसक कला और फैन गेम्स जैसे अनौपचारिक मीडिया का निर्माण करती है। इतिहास 1990 से 1991, संकल्पना और पहला गेम। मुख्य लेख, सोनिक द हेजहोग 1991 वीडियो गेम। एक सोनिक द हेजहोग पोशाक कलाकार के सामने नाका और ओशिमा हैं, जबकि दोनों व्यक्ति तालियां बजा रहे हैं। सोनिक द हेजहोग के सहनिर्माता, प्रोग्रामर यूजी नाका, बाएं, और कलाकार नाओटो ओशिमा, दाएं, शीर्षक पात्र की पोशाक के साथ, केंद्र में। 1990 तक, जापानी वीडियो गेम कंपनी सेगा अपने 16-बिट कंसोल, सेगा जेनेसिस के साथ वीडियो गेम कंसोल बाजार में पैर जमाना चाहती थी। निंटेंडो के प्रभुत्व के कारण सेगा के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई थी। 1. जेनेसिस के पास बड़ा इंस्टॉल बेस नहीं था और निंटेंडो ने एक प्रतियोगी के रूप में सेगा को गंभीरता से नहीं लिया। 2. 414 सेगा ऑफ अमेरिका के सीईओ माइकल कार्ज ने, जेनेसिस वही करता है जो निंटेंडो नहीं करता, मार्केटिंग अभियान के साथ और गेम बनाने के लिए एथलीटों और मशहूर हस्तियों के साथ सहयोग करके निंटेंडो को चुनौती देने का प्रयास किया। 2. 405 से 406 इन प्रयासों से निंटेंडो का प्रभुत्व नहीं टूटा और कार्ज की जगह टॉम कलिंस्के ने ले ली, जो पहले मेटल के थे। 2. 423 to 424 सेगा के अध्यक्ष हयाओ नाकायामा ने फैसला किया कि सेगा को निंटेंडो की मारियो फ्रेंचाइजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रमुख श्रृंखला और शुभंकर की आवश्यकता है। निंटेंडो ने हाल ही में सुपर मारियो ब्रदर्स 3 जारी किया था, जो उस समय का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो गेम था। सेगा की रणनीति अपने सफल आर्केड गेम को जेनेसिस में पोर्ट करने पर आधारित थी। हालांकि नाकायामा ने माना कि सेगा को गेम में एक स्टार चरित्र की आवश्यकता है जो जेनेसिस के हार्डवेयर की शक्ति का प्रदर्शन कर सके। एक प्रमुख खेल को निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 3-4 अमेरिकी दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 5 प्रस्तावों पर काम करने वाली टीमों में कलाकार नाओटो ओशिमा और प्रोग्रामर यूजी नाका शामिल थे। 6 20 से 33, 96 से 101 सोनिक द हेजहोग 1991,
का गेम प्ले नाका द्वारा बनाए गए एक तकनीकी डेमो से शुरू हुआ, जिसने एक एल्गोरिदम विकसित किया था जो एक स्प्राइट को अपनी स्थिति का निर्धारण करके एक वक्र पर आसानी से चलने की अनुमति देता था। डॉट मैट्रिक्स नाका का प्रोटोटाइप एक प्लेटफॉर्म गेम था जिसमें एक तेज गति से चलने वाला पात्र एक लंबी घुमावदार ट्यूब के माध्यम से गेंद को घुमाता था। 7. सेगा प्रबंधन ने दोनों के प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया और उनके साथ डिजाइनर हिरोकाजु यासुहारा भी शामिल हो गए। 6. 20-33, 96-101, 8. सेगा जेनेसिस के मूल मॉडल का एक संस्करण। यह एक काला सिस्टम है जो एक ऑडियो प्लेयर जैसा दिखता है, जिसके शीर्ष पर गेम कार्ट्रिज डालने के लिए एक स्लॉट होता है। सेगा जेनेसिस के लिए मूल सोनिक द हेजहोग 23 जून 1991 को जारी किया गया था। 9. जिससे जेनेसिस की बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यासुहारा के नाका और ओशिमा में शामिल होने के बाद उनका ध्यान नायक पर केंद्रित हो गया, जिसके बारे में सेगा को उम्मीद थी कि वह उसका शुभंकर बन सकता है। 6. 20 से 33, 96 से 101 नायक शुरू में एक खरगोश था जो सुस्पष्ट कानों से वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम था, लेकिन यह अवधारणा हार्डवेयर के लिए बहुत जटिल साबित हुई। टीम उन जानवरों की ओर बढ़ी जो गेंद की तरह लुढ़क सकते थे और अंततः ओशिमा द्वारा निर्मित चैती हेजहोग सोनिक पर रुके। 1-3 नाका के प्रोटोटाइप को ओशिमा के चरित्र डिजाइन और यासुहारा द्वारा परिकल्पित स्तरों के साथ विस्तारित किया गया था। 7 सोनिक का रंग सेगा के कोबाल्ट नीले लोगो से मेल खाने के लिए चुना गया था और उसके लाल और सफेद जूते माइकल जैक्सन के 1987 एल्बम बैड के कवर से प्रेरित थे। 10 उनका व्यक्तित्व अरकांसस के तत्कालीन गवर्नर बिल क्लिंटन के कर सकते हैं रवैये पर आधारित था। 11, 12, 13 प्रतिपक्षी डॉक्टर एगमैन एक अन्य चरित्र था जिसे ओशिमा ने प्रतियोगिता के लिए डिजाइन किया था। टीम ने सोचा कि छोड़ दिया गया डिजाइन उत्कृष्ट था और इसे खलनायक के रूप में पुनः डिजाइन किया गया। 14 गेम की रिलीज के लिए टीम ने सोनिक टीम का नाम लिया। 15 सोनिक की पहली उपस्थिति सेगा AM3 के रेसिंग गेम रेड मोबाइल 1991 में सोनिक द हेजहोग की रिलीज से 5 महीने पहले ड्राइवर के रियरव्यू मिरर से लटके एक आभूषण के रूप में आई थी। सोनिक डेवलपर्स ने AM3 को सोनिक का उपयोग करने दिया क्योंकि वे उसे जनता के सामने लाने में रुचि रखते थे। 16 टोक्यो में जापानी और अमेरिकी सेगा कार्यालयों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले मार्क सेर्नी के अनुसार अमेरिकी कर्मचारियों को लगा कि सोनिक के पास कोई अपील नहीं है। 17 हालांकि काट्स को यकीन था कि सोनिक अमेरिकी बच्चों के बीच लोकप्रिय नहीं होगा। 18 19 कलिंस्के ने जेनेसिस के साथ पैक इन गेम के रूप में सोनिक द हेजहोग को रखने की व्यवस्था की। 18 20 तेज गेम प्ले के साथ सोनिक द हेजहोग को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 21 22 इसने उत्तरी अमेरिका में सेगा जेनेसिस की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया। 23 सेगा को निंटेंडो के मुकाबले 65% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। 1991 से 1995 जेनेसिस सीक्वेल हिरोकाजु यासुहारा की तस्वीर। हिरोकाजु यासुहारा 2018 में चित्रित ने अधिकांश जेनेसिस सोनिक गेम डिजाइन किए हैं। नाका सेगा में अपने इलाज से असंतुष्ट था और उसे लगा कि सफलता में उसकी भागीदारी के लिए उसे बहुत कम श्रेय मिला। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन सेर्नी ने उन्हें उच्च वेतन और अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता के साथ अमेरिका स्थित सेगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट STI में काम पर रख लिया। यासुहारा भी STI में चले गए। 24-23 STI ने नवंबर 1991 में सोनिक द हेजहोग 2 1992 पर काम शुरू किया। 24 स्तर के कलाकार यासुशी यामागुची ने सोनिक की नई साइडकिक टेल्स पौराणिक कित्स्यून से प्रेरित एक उड़ने वाली 2 पूंछ वाली लोमड़ी को डिजाइन किया। 3 अपने पूर्ववर्ती की तरह सोनिक द हेजहोग 2 एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसका विकास जापानी और अमेरिकी डेवलपर्स के बीच भाषा बाधा और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण प्रभावित हुआ। 25 जबकि STI ने सोनिक 2 विकसित किया, ओशिमा ने जेनेसिस की CD-ROM एक्सेसरी सेगा CD के लिए सोनिक CD बनाने के लिए जापान में एक टीम का नेतृत्व किया। यह पहले गेम के एक पोर्ट के रूप में शुरू हुआ लेकिन एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में विकसित हुआ। 26 एक बार जब सोनिक 2 पर विकास समाप्त हो गया तो सेर्नी चला गया और उसकी जगह रोजर हेक्टर ने ले ली। STI 2 टीमों में विभाजित है, नाका के नेतृत्व में जापानी डेवलपर्स और अमेरिकी डेवलपर्स। 25 जापानियों ने सोनिक द हेजहोग 3 पर काम शुरू किया। 27
शुरुआत में इसे सेगा वर्चुआ प्रोसेसर चिप का उपयोग करके एक आइसोमेट्रिक गेम के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन चिप में देरी के बाद इसे अधिक पारंपरिक साइड स्क्रॉलिंग गेम के रूप में फिर से शुरू किया गया। 5. इसने कलाकार ताकाशी थॉमस युडा द्वारा निर्मित सोनिक के प्रतिद्वंद्वी नक्कल्स को पेश किया। 6. 51. 233 मैकडॉनल्ड्स और कारतूस के आकार की बाधाओं के साथ आसन्न प्रचार के कारण परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली छमाही सोनिक 3 फरवरी 1994 में जारी की गई थी और दूसरी सोनिक एंड नक्कल्स कुछ महीनों में जारी की गई थी। बाद में 28 सोनिक एंड नक्कल्स कार्ट्रिज में एक एडाप्टर होता है जो खिलाड़ियों को इसे सोनिक 3 से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे एक संयुक्त गेम सोनिक 3 और नक्कल्स बनता है। 29 सोनिक 3 और सोनिक एंड नक्कल्स अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रशंसित थे। 30, 31, 32 1993 की छुट्टियों की खरीदारी के मौसम के लिए समय पर एक सोनिक गेम जारी करने के लिए सेगा ने अमेरिकी टीम को एक नया गेम स्पिनफ सोनिक स्पिनबॉल बनाने के लिए नियुक्त किया। 33 जबकि स्पिनबॉल को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, इसकी अच्छी बिक्री हुई और इसके डेवलपर्स की प्रतिष्ठा बनाने में मदद मिली। 24 सेगा के 8-बिट कंसोल, मास्टर सिस्टम और हैंडहेल्ड गेम गियर के लिए कई सोनिक गेम विकसित किए गए थे। पहला मूल सोनिक का 8-बिट संस्करण गेम गियर को बढ़ावा देने के लिए एंशिएंट द्वारा विकसित किया गया था और दिसंबर 1991 में जारी किया गया था। 34 एस्पेक्ट कंपनी ने बाद के अधिकांश 8-बिट सोनिक गेम विकसित किए, जिसकी शुरुआत एक संस्करण के साथ हुई सोनिक 2। 35 इस अवधि के दौरान जारी किए गए अन्य सोनिक गेम्स में डॉ रोबोटनिक की मीन बीन मशीन 1993, जापानी पहेली गेम पुयो पुयो 1991 का पश्चिमी स्थानीयकरण। 36 सेगासोनिक द हेजहोग 1993 आइसोमेट्रिक विशेषता वाला एक आर्केड गेम शामिल है। गेम प्ले 37 और नक्कल्स चाओटिक्स 1995 नक्कल्स अभिनीत जेनेसिस के 32 एक्स एंड का स्पिनफ। 38 1995 से 1998 शनि युग सोनिक एंड नक्कल्स के बाद नाका जापान लौट आए, उन्हें एक निर्माता के रूप में भूमिका की पेशकश की गई। 15 वह ओहशिमा के साथ फिर से जुड़ गया और अपने साथ ताकाशी इजुका को ले आया। 39 जिसने एसटीआई में नाका की टीम के साथ काम किया था। 27 सोनिक टीम को आधिकारिक तौर पर एक ब्रांड के रूप में गठित किया गया था। 40 41 और सेगा के 32-बिट सैटर्न कंसोल के लिए एक नई बौद्धिक संपदा। 15 नाइट्स इनटू ड्रीम्स 1996 पर काम करना शुरू किया। 42 1996 में जेनेसिस के जीवनचक्र के अंत में सेगा ने सोनिक 3D ब्लास्ट जारी किया, जो मूल सोनिक 3 अवधारणा पर आधारित एक आइसोमेट्रिक गेम था। 43 क्योंकि सिस्टम में अभी भी एक बड़ा इंस्टॉल बेस था। 44 यह जेनेसिस के लिए निर्मित अंतिम सोनिक गेम था। 45 और इसे सिस्टम के लिए एक हंस गीत के रूप में विकसित किया गया था। 46 चूंकि सोनिक टीम नाइट्स में व्यस्त थी, इसलिए 3D ब्लास्ट को ब्रिटिश स्टूडियो ट्रैवेलर्स टेल्स को आउटसोर्स किया गया था। 42 जबकि 3D ब्लास्ट अच्छी तरह से बिका। 44 47 इसके गेम प्ले, नियंत्रण और धीमी गति के लिए इसकी आलोचना की गई। 48 49 50 इस बीच अमेरिका में एसटीआई ने सोनिक एक्सट्रीम पर काम किया, जो कि सैटर्न के लिए एक 3D सोनिक गेम है, जिसका उद्देश्य 1996 की छुट्टियों की खरीदारी के मौसम के लिए था। अमेरिका और जापान के सेगा के बीच विवादों, नाका द्वारा एसटीआई को नाइट्स गेम इंजन का उपयोग करने से मना करने और श्रृंखला को 3D में अनुकूलित करने में समस्याओं के कारण विकास बाधित हुआ। 2 प्रमुख डेवलपर्स के बीमार हो जाने के बाद एक्सट्रीम को रद्द कर दिया गया। 51 52 पत्रकारों और प्रशंसकों ने अनुमान लगाया है कि अगर एक्सट्रीम रिलीज हुई तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। 51 53 54 निर्माता माइक वालिस का मानना है कि यह निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी होगी 3D मारियो गेम सुपर मारियो 64 1996। 52 एक्सट्रीम के रद्द होने के कारण सेगा ने सोनिक टीम द्वारा विकसित अद्यतन ग्राफिक्स और बोनस स्तरों के साथ सोनिक 3D ब्लास्ट को सैटर्न में पोर्ट किया। 55 56 57 58 1997 में सेगा ने प्रोजेक्ट सोनिक की घोषणा की, जो एक प्रचार अभियान था जिसका उद्देश्य सोनिक ब्रांड के लिए बाजार में जागरूकता बढ़ाना और उत्साह को नवीनीकृत करना था। पहला प्रोजेक्ट सोनिक रिलीज सोनिक जैम था, जो मुख्य जेनेसिस सोनिक गेम्स का संकलन था।
59, जिसमें एक 3D ओवरवर्ल्ड सोनिक टीम शामिल थी जो 3D सोनिक गेम प्ले के साथ प्रयोग करती थी। 60, सोनिक टीम और ट्रैवेलर्स टेल्स ने दूसरे प्रोजेक्ट सोनिक गेम, सोनिक आर 61, एक 3D रेसिंग गेम और सैटर्न के लिए एकमात्र मूल सोनिक गेम पर फिर से सहयोग किया। 62, 63, यासुहारा सोनिक आर के विकास में सहायता के लिए लंदन चले गए। 8, सोनिक जैम को खूब सराहा गया। 64, 65, जबकि सोनिक आर की समीक्षाएं अधिक विभाजित थीं। 66, 67, सोनिक एक्सट्रीम का रद्द होना, साथ ही सैटर्न में सोनिक गेम्स की सामान्य कमी, सैटर्न की व्यावसायिक विफलता में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। 62, 68, रेट्रो गेमर के निक थोर्प के अनुसार 1997 के मध्य तक सोनिक अनिवार्य रूप से पृष्ठभूमि में चला गया था। यह देखना आश्चर्यजनक था कि अपनी शुरुआत के सिर्फ 6 साल बाद सोनिक पहले से ही रेट्रो था। 69, 1998 से 2005, 3D में परिवर्तन। एक ड्रीमकास्ट यह एक सफेद प्रणाली है जिसके शीर्ष पर एक डिस्क ड्राइव और एक नियंत्रक के साथ एक डिस्प्ले स्क्रीन जुड़ी हुई है। सोनिक एडवेंचर, पहला प्रमुख 3D सोनिक गेम, 1998 में ड्रीमकास्ट के लिए जारी किया गया था। अपने सोनिक जैम प्रयोगों के साथ सोनिक टीम ने शनि के लिए एक 3D सोनिक प्लेटफॉर्मर विकसित करना शुरू किया। यह परियोजना कहानी कहने पर जोर देने के साथ एक सोनिक रोल प्लेइंग वीडियो गेम RPG विकसित करने के इजुका के प्रस्ताव से उपजी है। विकास सेगा के नए कंसोल ड्रीमकास्ट में चला गया, जिसके बारे में नाका का मानना था कि यह अंतिम सोनिक गेम के लिए अनुमति देगा। 6, 65 से 67 सोनिक एडवेंचर, इजुका द्वारा निर्देशित और 1998 में रिलीज। 70, पहली छठी पीढ़ी के वीडियो गेम में से एक था। 71, इसमें ऐसे तत्व पेश किए गए जो श्रृंखला के प्रमुख बन गए। 72, 73, जैसे कलाकार यूजी उकावा के कॉमिक्स और एनिमेशन से प्रभावित नए चरित्र डिजाइन। 72, 1999 में इजुका और सोनिक टीम के 11 अन्य सदस्य सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित हो गए और अधिक कार्रवाई उन्मुख सोनिक एडवेंचर 2, 2001 विकसित करने के लिए सोनिक टीम USA की स्थापना की। 15, 74, रिलीज के बीच ओशिमा ने आर्टून बनाने के लिए सेगा छोड़ दिया। 75, जबकि दोनों एडवेंचर गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। 70, और पहले गेम की 20 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं। 76, ड्रीमकास्ट में उपभोक्ताओं की रुचि तेजी से कम हो गई और कम कीमतों और नकद छूट के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के सेगा के प्रयासों के कारण वित्तीय घाटा बढ़ गया। 77, जनवरी 2001 में सेगा ने घोषणा की कि वह तीसरे पक्ष का डेवलपर बनने के लिए ड्रीमकास्ट को बंद कर रहा है। 78, इसके बाद यासुहारा नोटी डॉग में शामिल होने के लिए चला गया। 8, अगले दिसंबर में 79, सेगा ने निंटेंडो के गेमक्यूब के लिए सोनिक एडवेंचर 2 का एक विस्तारित पोर्ट जारी किया। 80, इसके बाद सोनिक टीम USA ने गेमक्यूब, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स और सोनी के प्लेस्टेशन 2 के लिए पहला मल्टीप्लेटफॉर्म सोनिक गेम, सोनिक हीरोज 2003 विकसित किया। 81, इसे व्यापक दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया था। 82, और सोनिक टीम ने उन तत्वों को पुनर्जीवित किया जो जेनेसिस युग के बाद से नहीं देखे गए थे, जैसे कि विशेष चरण और चाउटिक्स पात्र। 83, सोनिक हीरोज की समीक्षाएं मिश्रित थीं। 84, जबकि इसके ग्राफिक्स और गेम प्ले की प्रशंसा की गई, आलोचकों ने महसूस किया कि यह कैमरे जैसे पिछले सोनिक गेम्स की आलोचनाओं को संबोधित करने में विफल रहा। 85, 86, 87, इजुका, जिन्होंने हीरोज का निर्देशन किया था, ने बाद में कहा कि यह उनके करियर का सबसे तनावपूर्ण अनुभव था। कठिन परिस्थितियों के कारण उनका वजन 22 पाउंड 10 किलोग्राम कम हो गया। 88, सोनिक टीम ने अतिरिक्त सामग्री के साथ सोनिक एडवेंचर को 2003 में गेमक्यूब और 2004 में विंडोज में पोर्ट किया। 6, 141 मिश्रित समीक्षा के लिए सेगा ने 2D सोनिक गेम जारी करना जारी रखा। 1999 में इसने SNK के साथ मिलकर सोनिक द हेजहोग पॉकेट एडवेंचर का निर्माण किया। 90, जो नियो जियो पॉकेट कलर के लिए सोनिक 2 का रूपांतरण था। 91, कुछ SNK कर्मचारियों ने अगले वर्ष डिम्प्स का गठन किया और निंटेंडो के गेम बॉय एडवांस GBA के लिए मूल 2D सोनिक गेम सोनिक एडवांस 2001, सोनिक एडवांस 2, 2002 और सोनिक एडवांस 3, 2004 विकसित किए। 92, 93, सोनिक एडवांस 1990 के दशक में सेगा और निंटेंडो की भयंकर प्रतिद्वंद्विता के बाद निंटेंडो कंसोल के लिए जारी किया गया पहला मूल सोनिक गेम था। 94, 95, इसे डिम्प्स को आउटसोर्स किया गया था क्योंकि सोनिक टीम में GBA से परिचित कर्मचारियों की कमी थी।
96 डिम्प्स ने निंटेंडो डीएस के लिए सोनिक रश 2005 भी विकसित किया, जो 2.5D परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता है। 97 डिम्प्स की परियोजनाओं को आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 99 पुराने खेलों को नए प्रशंसकों से परिचित कराने के लिए सोनिक टीम ने 2 संकलन विकसित किए, सोनिक मेगा कलेक्शन 2002 और सोनिक जेम्स कलेक्शन 2005। 100 इसके अतिरिक्त स्पिन में पार्टी गेम सोनिक शफल 2000, 101 पिनबॉल गेम सोनिक पिनबॉल पार्टी 2003, 102 और फाइटिंग गेम सोनिक बैटल 2003 शामिल हैं। 103 2005 से 2010 फ्रेंचाइजी संघर्ष। सोनिक हीरोज को पूरा करने के बाद सोनिक टीम यूएसए का नाम बदलकर सेगा स्टूडियो यूएसए कर दिया गया। 15 सेगा और सोनिक टीम के नेतृत्व में बदलाव आया जब उन्होंने सोनिक फॉर्मूले से अलग होने का प्रयोग किया। 88 सेगा स्टूडियोज यूएसए का पहला पोस्ट हीरोज प्रोजेक्ट शैडो द हेजहोग 2005 था, जो लोकप्रिय एडवेंचर 2 चरित्र शैडो द्वारा अभिनीत एक स्पिन-ऑफ था। 104 105 जबकि शैडो ने पिछले सोनिक गेम्स के अधिकांश तत्वों को बरकरार रखा है, इसका लक्ष्य परिपक्व दर्शकों के लिए था और इसमें तीसरे व्यक्ति की शूटिंग और नॉनलाइनियर गेम प्ले की शुरुआत की गई थी। 106 शैडो द हेजहोग को उसके नियंत्रणों, स्तरीय डिजाइन और परिपक्व विषयों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। 107 108 लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, कम से कम 1.59 मिलियन प्रतियां बिकीं। 109 110 2006 में फ्रेंचाइज की 15वीं वर्षगांठ के लिए सोनिक टीम ने सोनिक राइडर्स 111 मूल सोनिक का 1 जीबीए पोर्ट, 112 और एक रीबूट सोनिक द हेजहोग, आमतौर पर सोनिक 06 के रूप में जाना जाता है, विकसित किया। 113 114 पिछली प्रविष्टियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी सेटिंग के साथ सोनिक 06 का उद्देश्य एक्सबॉक्स 360 और प्लेस्टेशन 3 जैसे 7वीं पीढ़ी के कंसोल के लिए श्रृंखला को फिर से लॉन्च करना था। 88 115 116 विकास को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। मूल सोनिक विकास टीम के अंतिम सदस्य नाका ने प्रोब बनाने के लिए सोनिक टीम के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। 117 और टीम विभाजित हो गई ताकि वी सोनिक गेम पर काम शुरू हो सके। इजुका के अनुसार इन घटनाओं के साथ साथ सख्त सेगा समय सीमा और एक बिना पॉलिश वाले गेम इंजन ने सोनिक टीम को तेजी से विकास करने के लिए मजबूर किया। 88 15वीं वर्षगांठ का कोई भी सोनिक गेम गंभीर रूप से सफल नहीं रहा। 118 119 और सोनिक 06 को श्रृंखला का सबसे खराब गेम माना गया। इसकी बग, कैमरा, नियंत्रण और कहानी के लिए आलोचना की गई। 120 121 गेम इन्फॉर्मर के ब्रायन शिया ने लिखा है कि यह हाल के वर्षों में सोनिक द हेजहोग फ्रेंचाइजी के संघर्षों का पर्याय बन गया है। सोनिक 06 का उद्देश्य श्रृंखला की जड़ों की ओर वापसी था, लेकिन कई लोगों की नज़र में इसने फ्रेंचाइजी को नुकसान पहुंचाया। 88 बैकबोन एंटरटेनमेंट ने प्लेस्टेशन पोर्टेबल, सोनिक राइवल्स 2006 और सोनिक राइवल्स 2 2007 के लिए विशेष रूप से 2 सोनिक गेम विकसित किए। 122 123 वी के लिए पहला सोनिक गेम सोनिक एंड द सीक्रेट रिंग्स 2007 अरेबियन नाइट्स की दुनिया में घटित होता है और सोनिक 06 के पोर्ट के बजाय जारी किया गया था। 124 लंबे विकास समय का हवाला देते हुए सेगा ने योजनाओं को बदल दिया और एक ऐसे गेम की कल्पना की जो वी रिमोट की गति का पता लगाने का उपयोग करेगा। 125 सेगा ने 2009 में किंग आर्थर की दुनिया पर आधारित एक सीक्वल सोनिक एंड द ब्लैक नाइट जारी किया। 126 सीक्रेट रिंग्स और ब्लैक नाइट को सोनिक स्टोरी बुक उपश्रृंखला के रूप में जाना जाता है। 127 एक सोनिक राइडर सीक्वल जीरो ग्रेविटी 2008 वी और प्लेस्टेशन 2 के लिए विकसित किया गया था। 128 डिम्प्स ने 2007 में सोनिक रश एडवेंचर के साथ सोनिक श्रृंखला में वापसी की, जो सोनिक रश की अगली कड़ी थी। 129 जबकि बायोवेयर ने पहला सोनिक आरपीजी सोनिक क्रॉनिकल्स द डार्क ब्रदरहुड 2008 विकसित किया, वह भी डीएस के लिए। 130 नाका के जाने के बाद सोनिक एडवांस और रश गेम्स पर काम करने वाले अकिनोरी निशियामा 131 सोनिक टीम के महाप्रबंधक बन गए। 132 सोनिक टीम ने 2005 में सोनिक अनलीशेड 2008 पर काम करना शुरू किया। 133
इसकी कल्पना एडवेंचर 2 की अगली कड़ी के रूप में की गई थी, लेकिन सोनिक टीम द्वारा इसे एडवेंचर गेम से अलग करने के लिए नवाचार पेश करने के बाद यह एक स्टैंडअलोन प्रविष्टि बन गई। 134 अनलीशेड के साथ सोनिक टीम ने 2D और 3D सोनिक गेम के सर्वोत्तम पहलुओं को संयोजित करने और पिछली 3D प्रविष्टियों की आलोचनाओं को संबोधित करने की कोशिश की। 135 136 हालांकि बीट एम अप गेम मोड को जोड़ने के कारण समीक्षाएं मिश्रित थीं, जिसमें सोनिक एक वेयरवोल्फ जैसे जानवर में बदल जाता है। 137 2010 में निशियामा को पदोन्नत किए जाने के बाद 132 इजुका को सोनिक टीम के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था। 138 139 और वह सोनिक निर्माता बन गए। 70 इजुका को लगा कि सोनिक संघर्ष कर रहा है क्योंकि इसमें एकीकृत दिशा का अभाव है। 70 इसलिए सोनिक टीम ने अधिक पारंपरिक साइड स्क्रॉलिंग तत्वों और तेज गति वाले गेम प्ले पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। 140 सोनिक द हेजहोग 4 सोनिक टीम और डिम्स द्वारा सहविकसित सोनिक एंड नक्कल्स का एक साइड स्क्रॉलिंग एपिसोडिक सीक्वल है। 141 142 2010 में एपिसोड आई के साथ शुरू हुआ। 143 इसके बाद 2012 में एपिसोड 2 आया। 144 बाद में 2010 में सेगा ने वी और डीएस के लिए सोनिक कलर्स जारी किया, जिसने अनलीशेड के अच्छी तरह से प्राप्त पहलुओं पर विस्तार किया और विस्प पावर अप पेश किया। 145 2011 में श्रृंखला की 20वीं वर्षगांठ के लिए सेगा ने एक्सबॉक्स 360, प्लेस्टेशन 3 और विंडोज के लिए सोनिक जनरेशन जारी किया। 146 147 निंटेंडो 3DS के लिए डिम्स द्वारा एक अलग संस्करण विकसित किया गया था। 148 149 सोनिक जनरेशन ने पिछले सोनिक गेम्स के स्तरों के पुनर्कल्पित संस्करणों को प्रदर्शित किया और जेनेसिस युग के क्लासिक सोनिक डिजाइन को फिर से प्रस्तुत किया। 146 149 इन प्रयासों को बेहतर प्रतिक्रिया मिली, खासकर सोनिक 06 और अनलीशेड की तुलना में। 140 मई 2013 में निंटेंडो ने घोषणा की कि वह अपने वी यू और 3DS प्लेटफार्मों के लिए सोनिक गेम बनाने के लिए सेगा के साथ सहयोग कर रहा है। 150 साझेदारी में पहला गेम 2013 का सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड। 150 8वीं पीढ़ी के हार्डवेयर के लिए पहला सोनिक गेम भी था। 151 सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड को गति और डिजाइन में सुव्यवस्थित और तरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। 152 इसमें निंटेंडो के सुपर मारियो गैलेक्सी गेम्स और रद्द किए गए एक्सट्रीम से तत्व उधार लिए गए थे। 153 दूसरा था वी यू के लिए सोची 2014 ओलंपिक शीतकालीन खेलों। 2013 में मारियो एंड सोनिक, चौथा मारियो एंड सोनिक गेम और 2014 शीतकालीन ओलंपिक टाई-इन क्रॉसओवर अनुभाग देखें। 150 यह सौदा 2014 में वी यू के लिए सोनिक बूम, राइज ऑफ लिरिक और 3DS के लिए सोनिक बूम शैटर्ड क्रिस्टल की रिलीज के साथ पूरा हुआ। ये गेम सोनिक बूम टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित थे। 140 154 सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड ने आलोचकों का ध्रुवीकरण किया। 155 जबकि आलोचकों ने सोची 2014 ओलंपिक शीतकालीन खेलों में मारियो और सोनिक को औसत दर्जे का पाया। 156 और सोनिक बूम खेलों की आलोचना की। 140 सोनिक बूम फायर एंड आइस एक शैटर्ड क्रिस्टल सीक्वल 2016 में रिलीज हुई थी। 157 सेगा ने मोबाइल फोन के लिए अधिक सोनिक गेम जारी करना शुरू किया। 140 जैसे कि iOS और एंड्रॉयड डिवाइस। ऑस्ट्रेलियाई प्रोग्रामर क्रिश्चियन टैक्समैन व्हाइटहेड ने 2011 में आधुनिक कंसोल के लिए सोनिक सीडी का एक संस्करण विकसित करने के बाद उन्होंने iOS और एंड्रॉयड के लिए मूल सोनिक द हेजहोग और सोनिक द हेजहोग 2 के रीमेक विकसित करने के लिए साथ ही सोनिक प्रशंसक साइमन स्टील्थ थॉमली के साथ सहयोग किया, जो 2013 में जारी किए गए थे। 158 रीमास्टर्स को व्हाइटहेड के रेट्रो इंजन का उपयोग करके विकसित किया गया था, जो 2D परियोजनाओं के लिए तैयार किया गया इंजन था। 158 और इसे प्रशंसा मिली। 159 160 सोनिक डैश 2013 एक टेम्पल रन शैली का अंतहीन धावक। 161 हार्डलाइट द्वारा विकसित किया गया था। 162 और 2020 तक 350 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया। 163 और इसमें सोनिक बूम थीम वाला सीक्वल प्राप्त हुआ। 2015 164 सोनिक टीम ने 2015 में मोबाइल उपकरणों के लिए अपना पहला गेम सोनिक रनर जारी किया। 165 सोनिक रनर भी एक अंतहीन धावक था। 165 लेकिन असफल रहा। 166
और रिलीज के 1 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। 167 गेमलोफ्ट ने आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा के लिए 2017 में एक सीक्वल सोनिक रनर्स एडवेंचर जारी किया। 168 169 201 वर्तमान नई दिशाएं। पॉलीगॉन के साथ 2015 के एक साक्षात्कार में इजुका ने स्वीकार किया कि समकालीन सोनिक गेम निराशाजनक थे। उन्हें उम्मीद थी तब से सोनिक टीम का लोगो गुणवत्ता का प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा। उन्होंने आधुनिक सोनिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए गुणवत्तापूर्ण गेम जारी करने और सोनिक ब्रांड का विस्तार करने की योजना बनाई। 140 इजुका और सोनिक टीम के अधिकांश लोग एक नई टीम के साथ फ्रेंचाइजी की देखरेख के लिए बर्बैंक, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गए। 88 जुलाई 2016 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सेगा ने श्रृंखला की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 सोनिक गेम्स की घोषणा की, सोनिक मेनिया और सोनिक फोर्सेस। 170 दोनों को 2017 में प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स वन, निंटेंडो स्विच और विंडोज के लिए जारी किया गया था। 171 172 सोनिक मेनिया को स्वतंत्र गेम डेवलपर्स पैगोडावेस्ट गेम्स और हेडकैनन द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें सोनिक फैंडम के सदस्य शामिल थे। व्हाइटहेड ने इस परियोजना की कल्पना की और निदेशक के रूप में कार्य किया। 173 गेम, जो जेनेसिस प्रविष्टियों के गेम प्ले और दृश्यों का अनुकरण करता है, को 15 वर्षों में सोनिक गेम के लिए सबसे अच्छी समीक्षा मिली। 174 इस बीच सोनिक टीम ने सोनिक फोर्सेस विकसित किया, जो खिलाड़ी के कस्टम चरित्र की विशेषता वाली तीसरी गेम प्ले शैली के साथ साथ सोनिक जेनरेशन के दोहरे गेम प्ले को पुनर्जीवित करता है। 175 176 सोनिक फोर्सेज को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 177 जिसमें इसकी कम लंबाई के लिए आलोचना भी शामिल थी। 175 178 179 2019 में सेगा ने सूमो डिजिटल द्वारा विकसित एक कार्ट रेसिंग गेम टीम सोनिक रेसिंग 2019 जारी किया। 180 181 182 मई 2021 में सेगा ने श्रृंखला की 30वीं वर्षगांठ के लिए कई सोनिक परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें सोनिक कलर्स का रीमास्टर, सोनिक ओरिजिन्स का संकलन और 2022 गेम सोनिक फ्रंटियर्स शामिल है। 183 184 फ्रंटियर्स ओपन वर्ल्ड डिजाइन वाला पहला सोनिक गेम था। 185 और इजुका ने उम्मीद जताई कि यह सोनिक एडवेंचर के समान ही भविष्य के गेम को सूचित करेगा। 184 फ्रंटियर्स को मध्यम रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों और प्रशंसकों ने इसे श्रृंखला के लिए एक त्रुटिपूर्ण लेकिन ठोस नई दिशा माना। 186 और अच्छी बिक्री हुई। 187 188 2023 सोनिक रिलीज में द मर्डर ऑफ सोनिक द हेजहोग, एक निःशुल्क दृश्य उपन्यास। 189 सोनिक ड्रीम टीम, एक एप्पल आर्केड एक्सक्लूसिव 3D प्लेटफॉर्मर। 190 और सोनिक सुपरस्टार्स, एक 2.5D साइड स्क्रॉलिंग शामिल है। क्लासिक सोनिक डिजाइन की विशेषता वाला गेम सुपरस्टार्स को ओहशिमा के स्टूडियो अर्जेस्ट द्वारा सहविकसित किया गया था और उन्होंने एक नया चरित्र डिजाइन किया था, जो सोनिक एडवेंचर के बाद श्रृंखला में उनका पहला योगदान था। 191 192 इजुका ने कहा कि 2D और 3D सोनिक गेम स्वतंत्र रूप से आगे भी जारी रहेंगे और सोनिक टीम उन्हें यथासंभव अलग रखने की कोशिश करेगी। 193 2024 सोनिक मीडिया ने सेगा के फियरलेस ईयर ऑफ शैडो अभियान के हिस्से के रूप में शैडो द हेजहोग पर जोर दिया। इसमें सोनिक एक्स शैडो जेनरेशन, नई शैडो केंद्रित सामग्री की विशेषता वाली सोनिक जेनरेशन की पुनः रिलीज, मोबाइल गेम सोनिक डैश और सोनिक फोर्सेस में छाया थीम वाले कार्यक्रम, सोनिक सिम्फनी वर्ल्ड टूर में शैडो द हेजहोग का संगीत और शैडो एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म सोनिक द हेजहोग 3 में भूमिका, लाइव एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी उपधारा देखें। 194 पात्र और कहानी। मुख्य लेख, सोनिक द हेजहोग पात्रों की सूची। 2 मानवरूपी कार्टून नीले हाथी लाल जूते पहने हुए। बाईं ओर वाला लंबा और पतला है, जबकि दाईं ओर वाला छोटा और मोटा है। सोनिक फॉर सोनिक जेनरेशन 2011 की प्रचार कला, ओहशिमा के मूल डिजाइन दाएं और उकावा के सोनिक एडवेंचर रीडिजाइन बाएं को दर्शाती है। सोनिक फ्रेंचाइजी अपने पात्रों की बड़ी श्रृंखला के लिए जानी जाती है। 195 सोनिक द फाइटर्स 1996 के निर्माता यू सुजुकी ने मजाक में कहा कि जो कोई भी सोनिक गेम बनाता है, उसका कर्तव्य है कि वह नए पात्र बनाए। 196 पहले गेम में सोनिक, एक नीला हेजहोग जो अविश्वसनीय गति से दौड़ सकता है, और डॉक्टर एगमैन,
एक पागल वैज्ञानिक, को पेश किया गया था। 4. जेनेसिस युग के दौरान एगमैन को पश्चिमी क्षेत्रों में डॉक्टर इवो रोबोटनिक के रूप में जाना जाता था। 197 अमेरिका के सेगा के डीन सिटन ने जापानी डेवलपर से परामर्श किए बिना यह बदलाव किया। 199 जो नहीं चाहते थे कि एक ही अक्षर के दो अलग अलग नाम हों। सोनिक एडवेंचर के बाद से इस पात्र को सभी क्षेत्रों में एगमैन के रूप में संदर्भित किया गया है। 197 हालांकि रोबोटनिक नाम अभी भी स्वीकार किया जाता है। 198 200 201 सोनिक गेम्स परंपरागत रूप से एगमैन को रोकने के सोनिक के प्रयासों का अनुसरण करते हैं, जो इसे प्राप्त करने की योजना बनाता है। कैओस एमराल्ड्स 7 बी रहस्यमय शक्तियों वाले पन्ने। एमराल्ड्स विचारों को शक्ति में बदल सकते हैं। 203 कैओस कंट्रोल नामक तकनीक से समय और स्थान को मोड़ सकते हैं। 204 205 जीवित चीजों को ऊर्जा दे सकते हैं और परमाणु या लेजर आधारित हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 206 वे आम तौर पर कहानियों में मैकगफिन्स के रूप में कार्य करते हैं। 207 एगमैन दुनिया को जीतने की अपनी खोज में एमराल्ड्स की तलाश करता है और जानवरों को आक्रामक रोबोट और जेल कैप्सूल में फंसाता है। क्योंकि सोनिक टीम 1990 के दशक की संस्कृति से प्रेरित थी, सोनिक में पर्यावरणीय विषय वस्तु शामिल है। 208 सोनिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। 208 जबकि एगमैन मशीनरी और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरणविदों और डेवलपर्स के बीच तत्कालीन बढ़ती बहस पर एक नाटक। 209 अधिकांश सहायक कलाकारों को जेनेसिस और इसके एडन के सफल खेलों में पेश किया गया था। सोनिक 2 ने सोनिक के साथी माइल्स, टेल्स, प्रोवर को पेश किया, एक लोमड़ी जो अपनी दो पूंछों का उपयोग करके उड़ सकती है। 210 सोनिक सीडी ने एमी रोज, एक गुलाबी हेजहोग और सोनिक की स्वघोषित प्रेमिका, और मेटल सोनिक, एगमैन द्वारा बनाई गई सोनिक की एक रोबोटिक हमशक्ल को पेश किया। 211 सोनिक 3 ने सोनिक के प्रतिद्वंद्वी नक्कल्स, एक लाल इकिडना और मास्टर एमराल्ड के संरक्षक का परिचय दिया। 212 सोनिक एंड नकल्स में पेश किया गया मास्टर एमराल्ड। 213 कैओस एमराल्ड्स की शक्ति को नियंत्रित करता है। 203 नक्कल्स चाउटिक्स ने चाउटिक्स की शुरुआत की, एक समूह जिसमें वेक्टर मगरमच्छ, एस्पियो गिरगिट और चार्मी भी शामिल थे। 214 इस अवधि के दौरान पेश किए गए 3 पात्र, सेगासोनिक द हेजहोग से माइटी द आर्माडिलो और रे द फ्लाइंग स्क्विरेल और सोनिक ट्रिपल ट्रबल 1994 से फैंग द स्नाइपर, गुमनामी में चले गए। 37 215 लेकिन फिर से प्रमुख पात्र बन गए। सोनिक मेनिया और सुपरस्टार। 216 सोनिक एडवेंचर के विकास के दौरान सोनिक टीम ने पाया कि अपेक्षाकृत सरल चरित्र डिजाइन 3D वातावरण के अनुरूप नहीं थे। पात्रों के अनुपात को बदलने और उन्हें पश्चिमी दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कला शैली का आधुनिकीकरण किया गया। 72 सोनिक एडवेंचर के बाद से श्रृंखला के कलाकारों का विस्तार हुआ है। 195 उल्लेखनीय पात्रों में बिग 217 एक बड़ी बिल्ली शामिल है जो अपने पालतू मेंढक फ्रॉगी के लिए मछली पकड़ती है। 218 219 रोबोटों की E-100 श्रृंखला। 220 छाया, एक चिंतित काली हेजहोग। 217 रूज, खजाने की खोज करने वाला चमगादड़। 221 ब्लेज, एक वैकल्पिक आयाम से एक बिल्ली। 222 और सिल्वर, भविष्य का एक टेलीकिनेटिक हेजहोग। 217 चाओ जीव डिजिटल पालतू जानवर और छोटे गेम प्ले तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। 223 और विस्प जीव पावरअप के रूप में कार्य करते हैं। 224 सेगा के 1984 आर्केड गेम का नीला पक्षी फ्लिक कई सोनिक गेम्स में दिखाई देता है, विशेष रूप से 3D ब्लास्ट में। 225 कुछ सोनिक पात्रों को स्पिन्फ गेम्स में दिखाया गया है। एगमैन डॉ रोबोटनिक की मीन बीन मशीन का विशेष पात्र है जो पुयो पुयो का पश्चिमी स्थानीयकरण है। सेगा ने पुयो पुयो पात्रों को सोनिक पात्रों से बदल दिया क्योंकि उसे डर था कि पुयो पुयो पश्चिमी दर्शकों के बीच लोकप्रिय नहीं होगा। 226 1995 में सेगा ने 32 एक्स के लिए नक्कल्स स्पिन-ऑफ नक्कल्स चाउटिक्स जारी किया। 38 और गेम गियर के लिए 2 टेल्स स्पिन्फ, टेल्स स्काई पैट्रोल, एक स्क्रॉलिंग शूटर, और टेल्स एडवेंचर, एक मेट्रोइडवानिया गेम। 227 228 शैडो द हेजहोग 2005 को शैडो चरित्र की लोकप्रियता के जवाब में और फ्रेंचाइजी में गन एक्शन गेम प्ले पेश करने के लिए विकसित किया गया था। 229
इजुका ने कहा है कि भविष्य के स्पिन-ऑफ जैसे नक्कल्स चाओटिक्स और शैडो द हेजहोग या बिग द कैट गेम की अगली कड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। 231 गेम प्ले। सोनिक और टेल्स एक लूप और एक कॉर्कस्क्रू के चारों ओर चलते हैं और सोनिक द हेजहोग 2 के पहले स्तर में एमराल्ड हिल नामक एक घास वाले क्षेत्र में छल्ले इकट्ठा करते हैं। रूफटॉप रन नामक यूरोपीय थीम वाली दुनिया सोनिक अनलीशेड के स्तरों में से एक में शहर की सड़कों के माध्यम से ध्वनि विस्फोट। सोनिक द हेजहोग 2 1992 और सोनिक अनलीशेड 2008 में गेम प्ले के उदाहरण क्रमशः 2D और 3D सोनिक गेम्स के कुछ मुख्य गेम मैकेनिक्स को दर्शाते हैं। सोनिक श्रृंखला की विशेषता गति आधारित प्लेटफॉर्मिंग गेम प्ले है। 195 खिलाड़ी के चरित्र को नियंत्रित करते हुए खिलाड़ी प्लेटफार्मों के बीच कूदते हुए दुश्मनों और मालिकों से लड़ते हुए और बाधाओं से बचते हुए उच्च गति से स्तरों की एक श्रृंखला को पार करता है। 195 232 श्रृंखला में 2D और 3D दोनों गेम शामिल हैं। 233 2D प्रविष्टियों में आमतौर पर सरल पिनबॉल जैसी गेम प्ले की सुविधा होती है। 232 234 एक बटन द्वारा नियंत्रित कूद और हमले के साथ। 235 और शाखा स्तर के पथ जिन्हें गति बनाए रखने के लिए याद रखने की आवश्यकता होती है। 232 234 इस बीच 3D प्रविष्टियां डिजाइन में अधिक रैखिक होती हैं। 234 इसमें विभिन्न स्तर के उद्देश्य होते हैं। 236 अलग अलग मूव सेट होते हैं। 234 और खिलाड़ियों को खेलने योग्य चरित्र को अपग्रेड और अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। 236 237 सोनिक अनलीशेड के बाद से गेम्स ने 2D और 3D गेम प्ले को मिश्रित कर दिया है, जिसमें कैमरा साइड स्क्रॉलिंग और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के बीच बदलता रहता है। 145 238 सोनिक गेम्स का एक विशिष्ट गेम मैकेनिक सभी स्तरों पर फैले हुए संग्रहणीय सुनहरे छल्ले हैं। 239 जो स्वास्थ्य के रूप में कार्य करते हैं। 240 जिन खिलाड़ियों के पास अंगूठियां हैं वे क्षति होने पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अंगूठियां बिखरी हुई हैं और खिलाड़ी के पास उनमें से कुछ को गायब होने से पहले फिर से इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय है। 239 241 आमतौर पर 100 अंगूठियां एकत्रित करने पर खिलाड़ी को अतिरिक्त जीवन का पुरस्कार मिलता है। 236 241 कुछ खेलों में रिंगों के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे सोनिक 06 में मुद्रा। 237 सोनिक अनलीशेड में स्वास्थ्य बार बहाल करना। 242 या सोनिक राइडर्स में आंकड़ों में सुधार। 243 सोनिक गेम के स्तरों में ढलान, अथाह गड्ढे और ऊर्ध्वाधर लूप जैसे तत्व शामिल होते हैं। 4 210 स्प्रिंगबोर्ड और डैश पैनल हर जगह बिखरे हुए हैं और खिलाड़ी को एक विशेष दिशा में उच्च गति पर ले जाते हैं। 244 स्तरों में खिलाड़ियों की प्रगति को चौकियों से गुजरने के माध्यम से बचाया जाता है। 245 चेकअप पॉइंट विभिन्न खेलों में अन्य उपयोग प्रदान करते हैं, जैसे बोनस चरणों में प्रवेश करना। 241 कुछ सेटिंग्स, विशेष रूप से ग्रीन हिल जोन, पूरी श्रृंखला में दोहराई जाती हैं। 246 श्रृंखला में कई पावर अप शामिल हैं, जो सभी स्तरों पर दिखाई देने वाले बक्सों में रखे गए हैं। 247 एक आइकन इंगित करता है कि इसमें क्या है और खिलाड़ी बॉक्स को नष्ट करके आइटम को छोड़ देता है। 248 बक्सों में सामान्य वस्तुओं में अंगूठियां, एक ढाल, अजेता, उच्च गति और अतिरिक्त जीवन शामिल है। 76 248 सोनिक कलर्स ने विस्प्स का परिचय दिया है, जो अलौकिक प्राणियों की एक प्रजाति है जो पावर अप के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक विस्प की उसके रंग के अनुरूप अपनी विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए पीले विस्प्स खिलाड़ियों को भूमिगत ड्रिलिंग करने और अन्यथा दुर्गम क्षेत्रों को खोजने की अनुमति देते हैं। 249 सोनिक रश के बाद से अधिकांश सोनिक खेलों में बूस्टिंग की सुविधा दी गई है, एक मैकेनिक जो सक्रिय होने पर सोनिक को तुरंत शीर्ष गति से आगे बढ़ाता है। 250 बूस्ट करते समय सोनिक वस्तुओं को तोड़ सकता है, दुश्मनों को तुरंत नष्ट कर सकता है या विभिन्न स्तर के पथों तक पहुंच सकता है। 251 इसके लिए खिलाड़ियों को आने वाली बाधाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। 250 सोनिक अनलीशेड ने खिलाड़ियों को गति बनाए रखने की अनुमति देने के लिए साइड स्टेपिंग और ड्रिफ्टिंग युद्धाभ्यास की शुरुआत की। 251 बूस्टिंग एक गेज द्वारा सीमित है, जिसे खिलाड़ी रिंग या विस्प से भर सकता है। 250
अधिकांश सोनिक गेम्स में लक्ष्य एकत्रित करना होता है। कैओस पन्ना 202, 252 एगमैन को हराने और गेम का अच्छा अंत हासिल करने के लिए खिलाड़ी को उन सभी को इकट्ठा करना आवश्यक है। 202, 253 सोनिक गेम जिनमें कैओस एमराल्ड्स की सुविधा नहीं है, जैसे कि सोनिक सीडी, अलग अलग संग्रहणीय वस्तुओं की सुविधा देते हैं जो अन्यथा समान कार्य करते हैं। 254, 214 खिलाड़ी पोर्टल में प्रवेश करके 253, 50 रिंगों का उपयोग करके पोर्टल खोलकर 255 या स्तरों के भीतर ही उन्हें खोजकर एमराल्ड्स ढूंढते हैं। 256 कभी कभी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पन्ने अपने आप एकत्र हो जाते हैं। 257, 258 पन्ना इकट्ठा करके खिलाड़ियों को उनके पात्रों के सुपर रूप से पुरस्कृत किया जाता है और वे एक चरण में 50 अंगूठियां इकट्ठा करके इसे सक्रिय कर सकते हैं। सुपर ट्रांसफॉर्मेशन खिलाड़ी के चरित्र को अधिक गति, लंबी छलांग और अजेता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी रिंग संख्या दूसरे से कम हो जाती है। परिवर्तन तब तक चलता है जब तक सभी छल्लों का उपयोग नहीं हो जाता। 259, 260 कुछ खेलों में खिलाड़ी को अंतिम बॉस तक पहुंचने के लिए सभी अराजकता पन्ने इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। 261, 262 सोनिक गेम अक्सर बुनियादी गेम प्ले साझा करते हैं, लेकिन कुछ में गेम मैकेनिक्स होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, नक्कल्स चाउटिक्स श्रृंखला की पिछली प्रविष्टियों के समान है, लेकिन एक भागीदार प्रणाली का परिचय देता है जिसके तहत खिलाड़ी एक तार के माध्यम से दूसरे चरित्र से जुड़ा होता है। टेदर एक रबर बैंड की तरह व्यवहार करता है और इसका उपयोग पात्रों को संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। 214 सोनिक अनलीशेड ने वेयरहॉग पेश किया है, जो एक बीट एम अप गेम प्ले शैली है जिसमें सोनिक एक वेयरवोल्फ जैसे जानवर में बदल जाता है और उसे क्रूर ताकत का उपयोग करके दुश्मनों से लड़ना होता है। 263 दोनों सोनिक स्टोरीबुक गेम्स में अद्वितीय अवधारणाएं हैं। सीक्रेट रिंग्स को विशेष रूप से वी रिमोट के मोशन डिटेक्शन का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। 264 जिसमें ब्लैक नाइट है और स्लैश गेम प्ले को शामिल करता है। 265 जबकि कुछ खेलों में सोनिक को एकमात्र बजाने योग्य चरित्र के रूप में दिखाया गया है। 264, 266 अन्य में कई को दिखाया गया है जिनके पास वैकल्पिक चाल और कहानी है। 140, 267 उदाहरण के लिए, सोनिक एंड नक्कल्स में नक्कल सोनिक के समान स्तरों से गुजरता है, लेकिन उसकी कहानी अलग है। वह स्तरों के विभिन्न हिस्सों की खोज करता है और कुछ क्षेत्र अधिक कठिन है। 268 कई सोनिक गेम्स में मल्टीप्लेयर और सहयोगी गेम प्ले शामिल है, जिसकी शुरुआत सोनिक द हेजहोग 2 से होती है। 214, 269 कुछ खेलों में यदि खिलाड़ी सोनिक और टेल्स को एक साथ नियंत्रित करना चुनता है, तो एक दूसरा खिलाड़ी किसी भी समय शामिल हो सकता है और टेल्स को अलग से नियंत्रित कर सकता है। 270, 271 सोनिक गेम्स में एक स्प्लिट स्क्रीन प्रतिस्पर्धी मोड भी होता है जिसमें दो खिलाड़ी मंच के अंत तक दौड़ लगाते हैं। 272, 273 संगीत। मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग का संगीत। एक जापानी व्यक्ति बाएं गिटार बजाता है जबकि एक अमेरिकी व्यक्ति दाएं भीड़ के सामने गाता है। जून सेनॉय बाएं और उनके बैंड क्रश 40 ने सोनिक 3D ब्लास्ट 1996 के बाद से अधिकांश सोनिक गेम्स के लिए संगीत तैयार किया है। मूल सोनिक द हेजहोग के लिए सेगा ने साउंड ट्रैक तैयार करने के लिए जे-पॉप बैंड ड्रीम्स कम ट्रू के बेसिस्ट और गीतकार मसातो नाकामुरा को नियुक्त किया। 5, 274 नाकामुरा सोनिक 2 के साउंड ट्रैक की रचना करने के लिए लौट आए। 275 ड्रीम्स कम ट्रू के पास नाकामुरा के स्कोर के अधिकार हैं, जिससे समस्याएं पैदा हुईं जब सोनिक स्पिनबॉल टीम ने बिना अनुमति के उनके सोनिक थीम संगीत का उपयोग किया। 24 सोनिक सीडी के लिए 2 साउंड ट्रैक तैयार किए गए थे। मूल जापानी और यूरोपीय रिलीज में प्रदर्शित नाओफुमी हताया और मसाफुमी ओगाटा द्वारा रचित था, जबकि उत्तरी अमेरिकी स्कोर स्पेंसर निल्सन, डेविड यंग और मार्क क्रू द्वारा रचित था। 276, 277 सोनिक द हेजहोग 3 स्कोर में कई संगीतकारों ने योगदान दिया, जिसमें सेगा साउंड स्टाफ 278 और खेल को निर्धारित समय पर समाप्त करने के लिए भर्ती किए गए स्वतंत्र ठेकेदार शामिल थे। 279 परस्पर विरोधी स्रोतों के अनुसार अमेरिकी पॉप संगीतकार माइकल जैक्सन, जो सोनिक के प्रशंसक थे, ने सोनिक 3 के लिए संगीत तैयार किया था।
ओहशिमा और हेक्टर ने कहा कि जैक्सन की भागीदारी समाप्त कर दी गई थी और उनके खिलाफ यौन शोषण के पहले आरोपों के बाद उनका संगीत हटा दिया गया था। 37,280 लेकिन परियोजना से जुड़े संगीतकारों ने कहा कि उनका योगदान बना रहेगा। 281 सोनिक 3 पहला सोनिक गेम संगीतकार था जिस पर जून सेनोए ने काम किया था। 278 सेनोउ ने सोनिक 3 ब्लास्ट के बाद से कई सोनिक गेम्स के लिए संगीत तैयार किया है। अक्सर अपने बैंड क्रश 40 के साथ, जिसे उन्होंने हार्डलाइन गायक जॉनी गियोली के साथ बनाया था। 291 जबकि जेनेसिस सोनिक साउंड ट्रैक की विशेषता इलेक्ट्रोपॉप थी, सेनोए के स्कोर में आमतौर पर फंक और रॉक संगीत शामिल थे। 292 टोमोया ओहतानी 2006 में सोनिक द हेजहोग के बाद से श्रृंखला के ध्वनि निर्देशक रहे हैं और उस गेम सोनिक अनलीशेड, सोनिक कलर्स, सोनिक लॉस्ट वर्ल्ड, सोनिक रनर्स और सोनिक फोर्सेज के मुख्य संगीतकार थे। 294 ओहतानी ने उदाहरण के तौर पर सोनिक अनलीशेड के विविध और ऊर्जावान स्कोर और सोनिक कलर्स के अधिक विज्ञान कथा शैली स्कोर का हवाला देते हुए कहा कि वह संगीत के माध्यम से प्रत्येक गेम की सबसे बड़ी विशेषताओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। 293 सोनिक गेम्स में योगदान देने वाले अन्य संगीतकारों में रिचर्ड जैक्स 295, 296 और हिदेकी नागानुमा शामिल हैं। 297 टी लोप्स, जो यूट्यूब पर सोनिक ट्रैक के अनौपचारिक रीमिक्स जारी करने के लिए जाने जाते हैं, सोनिक मेनिया के प्रमुख संगीतकार थे। 298 और टीम सोनिक रेसिंग में योगदानकर्ता थे। 299 2006 सोनिक द हेजहोग का मुख्य विषय जेब्राहेड बैंड के अली तबाताबाई और मैटी लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 300 जबकि एकॉन ने इसके साउंड ट्रैक के लिए स्वीट 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 को रीमिक्स किया था। 301 हुबास्टैंक के मुख्य गायक डॉग रॉब ने सोनिक फोर्सेस के मुख्य विषय का प्रदर्शन किया। 302 सोनिक फ्रंटियर्स के अंतिम विषयों में से एक वैंडलाइज जापानी रॉक बैंड 1O के रॉक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 303 सोनिक श्रृंखला के बाहर सोनिक अन्य सोनिक टीम गेम्स में क्रिसमस नाइट्स 1996 में एक बजाने योग्य पात्र के रूप में, 304 बिली हेचर एंड द जाइंट एग 2003 में एक पावर अप, 305 और एक कैमियो में दिखाई देता है। सांबा डी अमीगो 1999 का 2008वीं संस्करण। 306 सेगा ऑलस्टार्स श्रृंखला में सोनिक पात्र भी शामिल हैं, जिसमें सेगा सुपरस्टार्स 2004, 307 सेगा सुपरस्टार्स टेनिस 2008, 308 और सूमो डिजिटल के कार्ट रेसिंग गेम सोनिक और सेगा ऑलस्टार्स रेसिंग 2010 और सोनिक एंड ऑलस्टार्स रेसिंग ट्रांसफॉर्म्ड 2012। 181 2007 से सेगा ने पूर्व प्रतिद्वंद्वी निंटेंडो के साथ मिलकर मारियो एंड सोनिक का निर्माण किया है, जो मारियो फ्रेंचाइजी के साथ एक ओलंपिक गेम्स थीम वाला क्रॉसओवर है। पहला मारियो और सोनिक गेम 2007 में वी के लिए और 2008 में डीएस के लिए 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ जुड़ने के लिए जारी किया गया था। 309, 310, 311 2010 के शीतकालीन ओलंपिक पर आधारित मारियो एंड सोनिक 2010 में वी और डीएस के लिए जारी किया गया था। 312 और लंदन 2012 ओलंपिक खेलों के लिए मारियो एंड सोनिक जारी किया गया था। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर 2011 में वी और 2012 में 3DS के लिए जारी किया गया था। 313 चौथा गेम 2013 का सोची 2014 ओलंपिक शीतकालीन खेलों में मारियो एंड सोनिक वी यू के लिए विशेष था। 314 लेकिन निम्नलिखित गेम रियो 2016 ओलंपिक गेम्स 2016 में मारियो एंड सोनिक वी यू और 3DS दोनों पर जारी किया गया था। 315 एक संक्षिप्त अंतराल के बाद श्रृंखला ने 2019 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 में स्विच के लिए मारियो एंड सोनिक के साथ वापसी की, जो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर आधारित थी। 316 सोनिक निंटेंडो के सुपर स्मैश ब्रदर्स क्रॉसओवर फाइटिंग गेम्स में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसकी शुरुआत 2008 में सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रॉल से हुई थी। कोनामी की मेटल गियर फ्रेंचाइजी के सॉलिड स्नेक के साथ सोनिक स्मैश में दिखाई देने वाला पहला निंटेंडो चरित्र था। 317 उन्हें सुपर स्मैश ब्रदर्स मेली 2001 में शामिल करने पर विचार किया गया था, लेकिन खेल पूरा होने के बहुत करीब था, इसलिए उनके परिचय को ब्रॉल तक विलंबित कर दिया गया। 318 उन्होंने निंटेंडो 3DS और YIU 2014 और सुपर स्मैश ब्रदर्स अल्टीमेट 2018
के सीक्वल सुपर स्मैश ब्रदर्स में वापसी की। 319, 320 शैडो और नक्कल स्मैश में गैरबजाने योग्य पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। 321 जबकि टेल्स और नक्कल्स पोशाक खिलाड़ियों के एमआई अवतार के लिए उपलब्ध है। 322 स्मैश गेम्स के लिए एक सोनिक अमीबो मूर्ति जारी की गई थी और यह मारियो कार्ट 8 2014, सुपर मारियो मेकर 2015 और योशीज वूली वर्ल्ड 2015 के साथ भी संगत है। 323, 324, 325 जून 2015 में एंग्री बर्ड्स आरपीजी एंग्री बर्ड्स एपिक 2014 के पात्र 3 सप्ताह के प्रमोशन के दौरान सोनिक डैश में खेलने योग्य पात्रों के रूप में दिखाई दिए। 326 जबकि सोनिक को अगले सितंबर में एंग्री बर्ड्स एपिक में खेलने योग्य पात्रों के रूप में जोड़ा गया था। 327 सनरियो के पात्रों हेलो किटी, बड़जमारू, माई मेलोडी और चोकोकैट और नामको गेम पैकमैन के साथ इसी तरह का क्रॉसओवर दिसंबर 2016 और फरवरी 2018 में हुआ। 328, 329 नवंबर 2016 में एक सोनिक विस्तार टॉय टू लाइफ गेम लेगो डायमेंशंस 2015 के लिए पैक जारी किया गया था। पैक में सोनिक स्तरों और वाहनों के अलावा सोनिक को एक बजाने योग्य पात्र के रूप में शामिल किया गया है। 330 सितंबर 2021 में सोनिक और टेल्स कुकी रन किंगडम में खेलने योग्य पात्र बन गए। 331 एनिमेशन मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग विशेषताओं की सूची। छोटे बाल और ठूंठ वाला एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति, काला सूट और टाई पहने हुए। जलील वहाइट ने डीआईसी एंटरटेनमेंट की 3 सोनिक एनिमेटेड श्रृंखला में सोनिक को आवाज दी। 1992 में सेगा ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एबीसी से 2 टेलीविजन सीरीज, स्कूल के बाद के दर्शकों के लिए एक सिंडिकेटेड शो और सोनिक पर आधारित एक शनिवार सुबह कार्टून बनाने के लिए संपर्क किया। कलिंस्की ने मेटल में अपने कार्यकाल के दौरान देखा था कि हेमैन और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स कार्टून श्रृंखला का लॉन्च टॉयलाइन की सफलता में कितना सहायक था और उनका मानना था कि सोनिक का उपयोग करके सफलता को फिर से बनाया जा सकता है। 332 2 कार्टून सिंडिकेटेड एडवेंचर्स ऑफ सोनिक द हेजहोग 1993 और एबीसी के सोनिक द हेजहोग 1993 से 1994 डीआईसी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किए गए थे। डीआईसी ने सोनिक एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए 1996 में सोनिक क्रिसमस स्पेशल और 1999 में सोनिक अंडरग्राउंड का भी निर्माण किया। 333, 334 डीआईसी के सोनिक रूपांतरणों को आम तौर पर उच्च सम्मान नहीं दिया जाता है। 333, 335, 336 एडवेंचर्स ऑफ सोनिक द हेजहोग में रेन एंड स्टिम्पी के निर्देशक केंट बटरवर्थ द्वारा संचालित 65 एपिसोड शामिल हैं और इसमें लूनी ट्यून्स की शैली में फूहड़ हास्य शामिल है। 337 26 एपिसोड सोनिक द हेजहोग आमतौर पर सोनिक सेटेम कहा जाता है। 334 में एक निराशाजनक सेटिंग है जिसमें एगमैन ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, जबकि सोनिक एक प्रतिरोध बल का सदस्य है जो उसका विरोध करता है। 337 श्रृंखला 2 सीजन के बाद रद्द कर दी गई। 334 सोनिक अंडरग्राउंड को 65 एपिसोड तक चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन केवल 40 का ही निर्माण किया गया। श्रृंखला सोनिक और उसके भाई बहन मैनिक और सोनिया का अनुसरण करती है, जो एगमैन से लड़ने और अपनी मां के साथ पुनर्मिलन के लिए संगीत की शक्ति का उपयोग करते हैं। 333, 334 तीनों डीआईसी श्रृंखला में सोनिक को फैमिली मैटर स्टार जलील वहाइट ने आवाज दी है। 333 जापान में सेगा और सोनिक टीम ने 2 भाग वाले मूल वीडियो एनिमेशन ओवीए का निर्माण करने के लिए स्टूडियो पियरोट के साथ सहयोग किया। सोनिक द हेजहोग 1996 में जापान में डायरेक्ट टू वीडियो जारी किया गया। 1999 में सोनिक एडवेंचर के पश्चिमी रिलीज के साथ मेल खाने के लिए 338 एडीवी फिल्म्स ने उत्तरी अमेरिका में ओवीए को 55 मिनट की फिल्म सोनिक द हेजहोग द मूवी के रूप में रिलीज किया। नाका और ओशिमा के इनपुट के साथ निर्मित ओवीए मोटे तौर पर सोनिक सीडी पर आधारित है, जिसमें सोनिक द हेजहोग 2 और 3 के तत्व शामिल हैं। 333 और एगमैन द्वारा लिए गए जनरेटर को विस्फोट करने और उनकी दुनिया को नष्ट करने से रोकने के लिए सोनिक के प्रयासों को याद करता है। 339 द एवी क्लब के पैट्रिक ली ने कहा कि ओवीए परिचित दृश्यों और संगीत के साथ सोनिक गेम्स के रूप, ध्वनि और अनुभव को अनुकूलित करने वाला एकमात्र कार्टून था। 333 सोनिक एक्स
TMS एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और नाका द्वारा देखरेख की जाने वाली एक एनीमे श्रृंखला 2003 से 2006 तक 3 सीजन 78 एपिसोड तक चली। 333, 340, जबकि पिछली श्रृंखला के एपिसोड में स्वनिहित कथानक हैं। सोनिक एक्स एक एकल बताता है सिलसिलेवार कहानी। 333, एगमैन के साथ हाथापाई के दौरान सोनिक के कलाकार अपने गृह ग्रह से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक मानव लड़के क्रिस थार्नराइक से होती है। श्रृंखला के दौरान सोनिक और उसके दोस्त एगमैन से लड़ते हुए अपनी दुनिया में लौटने का प्रयास करते हैं। दूसरा सीजन सोनिक एडवेंचर गेम्स और सोनिक बैटल को अनुकूलित करता है, जबकि तीसरे सीजन में दोस्त क्रिस के साथ अपनी दुनिया में लौटते हैं, जहां वे बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं और एलियंस की सेना से लड़ते हैं। 333, 340, कुछ आलोचकों ने सोनिक एक्स का आनंद लिया। 334, 341, जबकि अन्य ने इसे नापसंद किया। 340, 333, 342, हालांकि इसे जापान में खराब रेटिंग का सामना करना पड़ा। 340, सोनिक एक्स अमेरिका और फ्रांस में अपने टाइम स्लॉट के लिए लगातार शीर्ष पर रहा। 343, 344, सोनिक बूम, सेगा और जिनाओ प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला 345 का नवंबर 2014 में कार्टून नेटवर्क पर प्रीमियर हुआ। 346, इसमें सोनिक मिथोस पर एक व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुति है। 334, और इसके लिए फ्रेंचाइजी के कलाकारों को फिर से डिजाइन किया गया था। 346, इजुका के अनुसार सोनिक बूम पश्चिमी दर्शकों को अधिक आकर्षित करने की इच्छा के रूप में सामने आया और यह मुख्य सोनिक फ्रेंचाइज के समानांतर चला। 347, सोनिक बूम 2 सीजन तक चला और आखिरी एपिसोड 2017 में प्रसारित हुआ। मई 2020 में सेगा ब्रांड अधिकारी इवो गेर्स्कोविच ने कहा कि सोनिक बूम का कोई और एपिसोड नहीं बनाया जाएगा। 348, सोनिक मेनिया प्लस 2018 की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए एनिमेटेड शॉर्ट्स की 5 भाग श्रृंखला सोनिक मेनिया एडवेंचर्स 30 मार्च और 17 जुलाई 2018 के बीच सोनिक द हेजहोग यूट्यूब चैनल पर जारी की गई थी। श्रृंखला में सोनिक की अपनी वापसी को दर्शाया गया है। दुनिया सोनिक फोर्सेज की घटनाओं का अनुसरण करते हुए एगमैन और मेटल सोनिक को कैओस एमराल्ड्स और मास्टर एमराल्ड इकट्ठा करने से रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करती है। 349, 350, एक अतिरिक्त क्रिसमस थीम वाला एपिसोड 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। 351, शॉर्ट्स टायसन हेसे द्वारा लिखे और निर्देशित किए गए थे, जिन्होंने सोनिक मेनिया का शुरुआती कटसीन बनाया था। 350, 352, हेसे ने तब से अन्य एनिमेटेड सोनिक लघु फिल्मों में योगदान दिया है, जिसमें 2 भाग वाली टीम सोनिक रेसिंग श्रृंखला और 2019 में अंतरिक्ष में क्रिसमस विशेष चाओ। 353, 354, 2 भाग वाली सोनिक कलर्स श्रृंखला शामिल है। 2021, 355, 2022 में एक सोनिक फ्रंटियर्स प्रीक्वल, 356 और 2023 में एक सोनिक सुपरस्टार प्रीक्वल। 357, सोनिक और टेल्स ओके कियो में अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। आइए अगस्त 2019 में हीरो बने। 358, सोनिक प्राइम, एक एनिमेटेड सोनिक श्रृंखला दिसंबर 2022 में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होना शुरू हुई। श्रृंखला नेटफ्लिक्स एनिमेशन, सेगा ऑफ अमेरिका, वाइल्ड ब्रेन स्टूडियोज और मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट द्वारा सहनिर्मित थी। 359, 360, 361 और इसके विपरीत पूर्व अनुकूलन, यह सोनिक गेम्स की घटनाओं के लिए कैनन है। 362, यह सोनिक का अनुसरण करता है क्योंकि एगमैन के साथ लड़ाई के दौरान गलती से एक कलाकृति को तोड़ने के बाद उसे मल्टीवर्स में भेजा जाता है और सोनिक पात्रों के वैकल्पिक ब्रह्मांड समकक्षों का सामना होता है। 363, कॉमिक्स, शोगाकुकन ने 1992 में अपनी शोगाकु योनेंसी पत्रिका में सोनिक द हेजहोग मंगा श्रृंखला प्रकाशित की। केंजी टेराडा द्वारा लिखित और सांगो नोरिमोटो द्वारा चित्रित, यह निकी नाम के एक प्यारे लेकिन कायर युवा हेजहोग का अनुसरण करता है, जिसका अहंकारी वीर सोनिक है। 364, चरित्र कलाकार काजुयुकी होशिनो के अनुसार मंगा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आकर्षित करने के लिए सेगा की प्रचार रणनीति का हिस्सा था। 365, सोनिक डिजाइन टीम ने नए पात्रों को बनाने के लिए शोगाकुकन के साथ काम किया। एमी रोज और चार्मी बी की उत्पत्ति खेलों में आने से पहले मंगा में हुई थी। 37, 365,
सबसे लंबे समय तक चलने वाला सोनिक आधारित प्रकाशन 290 अंक वाला सोनिक द हेजहोग है, जो आर्ची कॉमिक्स द्वारा 1993 से 2017 में रद्द होने तक प्रकाशित एक अमेरिकी कॉमिक बुक है। 366 आर्ची ने कई स्पिन-ऑफ भी प्रकाशित किए, जैसे नक्कल्स द इकिडना 1997 से 2000 और सोनिक यूनिवर्स 2009 से 2017। आर्ची की कॉमिक का आधार सोनिक द हेजहोग टेलीविजन श्रृंखला है, जिसमें सोनिक और एक प्रतिरोध बल तानाशाह एगमैन से लड़ते हैं। 366 मूल रूप से एक सीधी हल्की फुल्की एक्शन कॉमेडी के रूप में लिखी गई। सोनिक द हेजहोग केन पेंडर्स द्वारा अंक 11 के साथ इसे लिखना शुरू करने के बाद और अधिक नाटकीय हो गई। 367 पेंडर्स निम्नलिखित 150 अंकों के लिए मुख्य लेखक बने रहे और उन्होंने श्रृंखला के लिए अद्वितीय एक विस्तृत विद्या विकसित की। इयान फ्लिन 2006 में मुख्य लेखक बने और श्रृंखला के रद्द होने तक बने रहे। 367 उनके द्वारा बनाए गए पात्रों के स्वामित्व को लेकर पेंडर्स के साथ कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में श्रृंखला को फिर से शुरू किया गया। 368 केवल उन पात्रों को छोड़ दिया गया जो खेलों में पेश किए गए थे या जो पेंडर्स के चलने से पहले के थे। 367 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आर्ची की सोनिक द हेजहोग को वीडियो गेम पर आधारित सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक के रूप में मान्यता दी। 369 और 2016 तक यह बाजार में सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी कॉमिक्स में से एक थी, जबकि आर्ची ने 290 से कम 4 अंक प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। जनवरी 2017 में श्रृंखला अचानक बंद हो गई। 367 और जुलाई में सेगा ने घोषणा की कि वह IDW पब्लिशिंग के साथ एक नई साझेदारी के पक्ष में आर्ची के साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त कर रहा है। 366 IDW की सोनिक कॉमिक अप्रैल 2018 में शुरू हुई। हालांकि फ्लिन जैसी आर्ची श्रृंखला की रचनात्मक टीमें वापस आ गईं, IDW श्रृंखला एक अलग निरंतरता में सेट है। फ्लिन ने कहा कि IDW श्रृंखला आर्ची कॉमिक से अलग है क्योंकि यह कहानियों के लिए गेम से ली गई है, जिसमें पहली कहानी आर्क सोनिक फोर्सेस की घटनाओं के बाद सेट की गई है। 370 प्रशंसकों ने आर्ची श्रृंखला को अनौपचारिक रूप से जारी रखा, जिसमें अप्रकाशित मुद्दों को खत्म करना भी शामिल था, जबकि पेंडर्स उन पात्रों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने एक ग्राफिक उपन्यास द लारासू क्रॉनिकल्स के लिए स्वामित्व प्राप्त किया था। 368 सोनिक द कॉमिक फ्लीटवे पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित एक ब्रिटिश कॉमिक 1993 से 2002 तक 223 मुद्दों तक चली। योगदानकर्ताओं में रिचर्ड एल्सन, निगेल किचिंग, एंडी डिगल और निगेल डोबिन शामिल थे। इसमें समाचार और समीक्षा अनुभागों के अलावा बच्चों पर केंद्रित कहानियां शामिल थीं। हालांकि इसने खेलों की कहानियों को अनुकूलित किया, लेखकों ने अपनी स्वयं की विद्या स्थापित की। अंतिम कहानी आर्क 2000 में सोनिक एडवेंचर का एक ढीला रूपांतरण था, जिसके बाद 39 मुद्दों में पुरानी कहानियों को फिर से प्रकाशित किया गया। श्रृंखला के रद्द होने के बाद प्रशंसकों ने सोनिक द कॉमिक ऑनलाइन शुरू की, जो एक अनौपचारिक वेब कॉमिक है जो कहानियों को जारी रखती है। 371 लाइव एक्शन फिल्म फ्रेंचाइज अगस्त 1994 में अमेरिका के सेगा ने सोनिक एक्सट्रीम के साथ जुड़कर एक लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए मेट्रो-गोल्डविन-मेयर पिक्चर्स और ट्रिलॉजी एंटरटेनमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मई 1995 में पटकथा लेखक रिचर्ड जेफ्रीज ने सेगा के लिए एक उपचार सोनिक द हेजहोग वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पेश किया। इसमें सोनिक और एगमैन को सोनिक एक्सट्रीम से वास्तविक दुनिया में भागते देखा गया और सोनिक ने एगमैन को रोकने के लिए एक लड़के के साथ सहयोग किया। कोई समझौता नहीं हुआ और फिल्म रद्द कर दी गई। सेगा की अनुमति से जेफ्रीज ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को अपना इलाज पेश किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। 332 सोनिक द हेजहोग 2020 मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग फिल्म टी-शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का श्वेत व्यक्ति माइक्रोफोन में बोल रहा है। टिम मिलर सोनिक द हेजहोग फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं। 2013 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने सोनिक फिल्म के अधिकार हासिल कर लिए। 372 और जून 2014 में घोषणा की कि वह सेगा के मार्जा एनिमेशन प्लैनेट के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में एक सोनिक फिल्म का निर्माण करेगा। 373 नील एज मोरिच अपने मूल फिल्म बैनर के तहत ताकेशी इटो, मी ओनिशी और टोरू नकाहारा के साथ निर्माण से जुड़े थे। 373 फरवरी 2016 में सेगा के CEO हाजिमे सातोमी ने कहा कि फिल्म 2018 के लिए निर्धारित थी। 374
फिल्म को विकसित करने के लिए ब्लर स्टूडियो के टिम मिलर और जेफ फाउलर को अगले अक्टूबर में काम पर रखा गया था। फाउलर अपनी फीचर निर्देशन की शुरुआत करेंगे, जबकि दोनों कार्यकारी निर्माता होंगे। 375 अक्टूबर 2017 में सोनी द्वारा फिल्म को टर्नअराउंड में डालने के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने अधिकार हासिल कर लिए। हालांकि अधिकांश प्रोडक्शन टीम अपरिवर्तित रही। 376 और मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में लेडी स्मिथ, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुई। पैट्रिक केसी और जोश मिलर द्वारा लिखित फिल्म 375 378 सोनिक, बेन श्वार्च द्वारा आवाज दी गई, की कहानी है, जो एक छोटे शहर के पुलिसकर्मी जेम्स मार्सरेन के साथ सैन फ्रांसिस्को की यात्रा करता है ताकि वह एक मैन, जिम कैरी, से बच सके और उसकी खोई हुई अंगूठियां एकत्र करें। अतिरिक्त कलाकारों में टीका सम्पटर, एडम पैली और नील मैकडोनो शामिल हैं। 379 जबकि कोलिन ओशॉग्नेसी ने मिड क्रेडिट दृश्य कैमियो के लिए गेम से टेल्स के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहराया है। 380 381 सोनिक को शुरू में अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया था, जिसमें फर, नए चलने वाले जूते, अलग आंखें और अधिक मानवीय काया शामिल थी। 382 383 डिजाइन पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई। 384 385 386 गेम डिजाइन से मेल न खाने के कारण इसकी आलोचना की गई और दर्शकों की ओर से एक अनोखी घाटी जैसी अरुचिकर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। 387 इस प्रकार सोनिक को मूल डिजाइन के समान बेहतर ढंग से संशोधित किया गया। 388 पैरामाउंट ने मूल रूप से सोनिक द हेजहोग को 8 नवंबर 2019 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया था। 389 लेकिन रीडिजाइन को समायोजित करने के लिए इसे 14 फरवरी 2020 तक विलंबित कर दिया। 390 फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने महसूस किया कि यह आमतौर पर वीडियो गेम आधारित फिल्मों से जुड़ी कम उम्मीदों से अधिक है। कैरी के प्रदर्शन की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। 391 आलोचना मौलिकता या महत्वाकांक्षा की कथित कमी पर निर्देशित थी। 392 और जबकि सोनिक के दूसरे रीडिजाइन की प्रशंसा की गई, कुछ ने महसूस किया कि इसने प्रशंसकों को फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करने की शक्ति देकर फिल्म उद्योग के लिए एक नकारात्मक मिसाल कायम की है। 393 81-95 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ 394 395 फिल्म ने दुनिया भर में $310 मिलियन से अधिक की कमाई की। 396 397 2020 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 398 मार्च में यह अमेरिकी बॉक्स ऑफिस इतिहास में वीडियो गेम पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 399 सोनिक द हेजहोग 2 2022 मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग 2 फिल्म सोनिक द हेजहोग 2 की घोषणा मई 2020 में की गई थी। 400 और मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2021 में शुरू हुई। 401 इसमें सोनिक और टेल्स को एगमैन को रोकने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, जो मास्टर एमराल्ड की तलाश में नक्कल्स के साथ सेना में शामिल हो गया है। श्वार्च, ओशॉग्नेसी, मार्सरेन, कैरी और सम्पटर ने पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 402 403 जबकि इद्रीस एल्बा ने नक्कल्स को आवाज दी। 404 फाउलर, केसी और जोश मिलर सहित अधिकांश दल वापस लौट आए। 400 सोनिक 2 में पहली फिल्म की तुलना में सोनिक गेम्स के अधिक पहलुओं को शामिल किया गया है। 405 जिसमें सोनिक 2 और सोनिक 3 और नक्कल्स के कथानक तत्व और मध्य क्रेडिट दृश्य में शैडो की शुरुआत शामिल है। 406 407 सोनिक द हेजहोग 2 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। 408 इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $402 मिलियन से अधिक की कमाई की। 409 410 इसने अपने पूर्ववर्ती को सबसे अधिक कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म के रूप में पीछे छोड़ दिया। अमेरिका 411 नक्कल्स 2024 मुख्य लेख नक्कल्स टीवी श्रृंखला फरवरी 2022 में पैरामाउंट और सेगा ने पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला नक्कल्स की घोषणा की। 412 जॉन व्हिटिंगटन द्वारा बनाई गई श्रृंखला सोनिक 2 की घटनाओं पर आधारित है और नक्कल्स का अनुसरण करती है क्योंकि वह एक शिष्य को प्रशिक्षित करता है। फिल्मों की रचनात्मक टीम श्रृंखला का निर्माण कर रही है। एल्बा, पैली और सम्पटर ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया, जबकि एडी पैटरसन, जूलियन बैरेट, स्कॉट मेस्कुडी, एली टेलर, कैरी एल्वेस, स्टॉकर चैनिंग, क्रिस्टोफर लॉयड,
पॉल शीर और रॉब ह्यूबेल ने नए पात्रों को चित्रित किया। 414 फिल्मांकन अप्रैल 2023 में लंदन में शुरू हुआ। 413 6 एपिसोड की सीमित श्रृंखला का प्रीमियर 26 अप्रैल 2024 को होगा। 415 सोनिक द हेजहोग 3 2024 मुख्य लेख सोनिक द हेजहोग 3 फिल्म फरवरी 2022 में पैरामाउंट और सेगा ने सोनिक द हेजहोग 3 की घोषणा की। 412 जो 20 दिसंबर 2024 को रिलीज के लिए निर्धारित है। 416 मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में शुरू हुई। फाउलर केसी मिलर और व्हिटिंगटन की एक स्क्रिप्ट से निर्देशन कर रहे हैं। श्वार्च ओशॉग्नेसी एल्बा कैरी मार्सरेन और संपटर अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। 417 418 जबकि क्रिस्टन रिटर एलीला ब्राउन जेम्स वॉक सोफिया परनास क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन नए किरदार निभाएंगे। 419 कीनू रीव्स द्वारा आवाज दी गई शैडो 420 ने सोनिक 2 में अपने मिड क्रेडिट दृश्य कैमियो के बाद अपनी पूर्ण फिल्म की शुरुआत की। 417 व्यापार लाइसेंस प्राप्त सोनिक माल में किताबें कपड़े साउंड ट्रैक 421 बोर्ड गेम 422 और आंकड़े और आलीशान जैसे खिलौने शामिल हैं। 423 424 2004 तक सोनिक द हेजहोग फ्रैंचाइज ने लाइसेंस प्राप्त माल की बिक्री में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। 425 सेगा और मैकडॉनल्ड्स ने 1994 में सोनिक 3 के लिए और 2004 में सोनिक हीरोज के लिए सोनिक थीम वाले हैप्पी मील प्रमोशन के लिए सहयोग किया। 28 426 सोनिक मैकडॉनल्ड्स में प्रचारित पहली वीडियो गेम फ्रेंचाइजी थी और दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक सोनिक हैप्पी मील खिलौने बेचे गए थे। 427 1996 तक सोनिक पतलून के 10 लाख जोड़े बेचे गए। 428 दोस्तों हेजहोग जो कि हमें एक तरह से दूसरा एक जैसे पार्ट हमें 2019 में देखने को मिला था और इसके बाद ही हमें 20 दिसंबर 2024 को देखने को मिलने वाली है। जापान के साथ साथ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश इसकी मेन बेस लैंग्वेज रहने वाली है, तो बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से किया जाएगा एक तरह से स्पेशल एक तरह से पिक्चर द्वारा, साथ ही साथ इसी के साथ इसे एक तरह से इंडिया के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इसे बनाया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी रहने वाली है। बाकी दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्राइम वीडियो ने इसकी OTT राइट खरीदे हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।